तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तरीका वही रहेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा और आपको आंसर को ध्यान से सुनना है और उसे रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा, दिखाई नहीं देते क्वेश्चन। तो मैं कहना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो आप इसकी जो क्वालिटी है अपनी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो एक्सपोर्ट करता हूँ वो काफ़ी कम MB की होती है, अपलोड भी काफ़ी कम MB की होती है। आपका 30 से 40 MB में पूरा वीडियो हो जाएगा, आप हाई क्वालिटी में से देख सकते हैं। और आपके अब यूट्यूब ने ही फीचर निकाल दिया है कि आप उसमें जूम कर सकते हैं अपनी वीडियो को। अगर कोई सवाल दिखाई नहीं दे रहा, आप जूम कर सकते हैं उसको, अपनी स्क्रीन को, है ना। और विश्वास मानिएगा, आपकी MB बिल्कुल भी नहीं जा रही, आपके रील्स देखने के लिए आपकी MB बची रहेगी, है ना। तो 30 MB केवल लगेगी इस वीडियो को देखने में, शायद उससे कम भी लगे अगर आप फुल क्वालिटी पर देखते हैं, 720 पर से देखते हैं। तो दूसरा अपना मॉडल पेपर है, और आपको पता है मॉडल पेपर है तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप 150 ले सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन अपना 2 मार्क्स का होता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फर्स्ट ईयर का हम लोग मॉडल पेपर देखने में। ट्रेड थ्योरी अपना सेक्शन है, उसमें हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है A4, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, जैसे जंग ना लगे, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे नमी सारी चीज़ें रहती हैं, तो उससे बचाव के लिए हम लोग वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। अगर भूमिगत केबल है तो उसके किस प्रकार के दोष को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लूप टेस्ट, हम लोग लूप टेस्ट के द्वारा दोष को पता कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर हमारा फॉल्ट है। भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल जो हमारी होती है उसमें। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। तो 1.40 सीधी सी बात है, प्रत्येक चालक का व्यास, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर बटे में जो लिखा होता है वो डायमीटर दर्शाता है कि तार हमारा कितना मोटा है, कि हमारा जो कंडक्टर है वो कितना मोटा है। ठीक है, ओके। चौथा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। एल्यूमिनियम की चालकता का क्या मान है। कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछा गया है एल्यूमिनियम की, तो उसका आंसर होता है 35 मिली ओम पर मीटर। 35 मिली ओम पर मीटर ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारण क्या है। What is the rating factor of cable provided with the cross section current production। तो इसका आंसर है 0.81 E3 हमारा आंसर। फिर से सवाल को पढ़ता हूँ, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक है, फैक्टर क्या है। तो वो क्या है, 0.81 हमारा फैक्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर होता है। ठीक है, सवाल क्या है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, E2 हमारा आंसर है, फेज चालक से आधा होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ नेचुरल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। तो क्या होगा, हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है क्रिपिंग टूल। क्या नाम है, क्रिपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके फिगर होते हैं उनको काफ़ी ध्यान से आप देखिएगा, है ना, कि उनके नाम हमेशा याद रखिएगा। हथौड़े हथौड़े बहुत सारे आते हैं, उन सबके नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरि लाइन में कौन से जोड़ उपयोग किए जाते हैं। विच टाइप ऑफ जॉइंट इन यूज इन कवर हेड लाइन फॉर हाई टेंशन स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारा आंसर होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, जो अपने ऊपर से बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन निकलती है, उसमें हम लोग जो जोड़ का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं वेस्टर्न यूनियन
आप याद रख सकते हैं कि वेस्टर्न दुनिया की बातें हैं जो ऊपर से हमारे निकल जाती हैं, यानी कि हाई टेंशन लाइनों से निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका क्या है? कूलम्स। एक्चुअली बिजली की मात्रा हम लोग किस में नापते हैं? कूलम्स पर नापते हैं। ठीक है। वैसे अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला V = IR, तो I हमारा क्या होता है? करंट होता है, V होता है वोल्टेज और R होता है रेजिस्टेंस। तो इसका एक यूनिट हो सकता है वोल्ट पर ओम। ठीक है, लेकिन यहाँ कूलम दे रखा है तो ये चार्ज की क्वांटिटी बताता है कि चार्ज हमारा कितना है। ठीक है, कूलम होती है यूनिट चार्ज की और करंट हमारा होता है I, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर ओम। ठीक है, ये यूनिट होती है हमारी करंट की। पर हमें पूछा गया बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कूलम से नापते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज से हमारा यहाँ पर मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? जो आपको सोल्डरिंग विधि दिखाई दे रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोल्डरिंग मेथड? इस सोल्डरिंग मेथड का नाम क्या है? तो इस सोल्डरिंग मेथड का नाम है सोल्डरिंग गन। इस सोल्डरिंग जो विधि का नाम है वो है सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन से हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं। आपने यूज़ भी करा होगा, स्कूल में प्रैक्टिकल कराया होगा। तो केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? तो इसका है 1.23। ये फैक्टर आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहले भी अभी मैंने एक फैक्टर बताया था, उसका आंसर था 0.81। और ये जो फैक्टर है, फैक्टर किसका है? व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? वो कितना है? 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12वां देखते हैं। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? जो हमें सोल्डरिंग मेथड आपने दुकानों पर भी देखा होगा टूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ये अपना टेम्परेचर पर काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है, ये अक्सर आपको छोटी दुकानों पर, फोन की दुकानों पर देखने को मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम? थर्ड सेल कॉपर एटम के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये हमारे पास सवाल है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड सेल में होते हैं कॉपर एटम के। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? मतलब चार्ज का भाई साहब सूत्र क्या है? तो हमारे पास होता है भाई साहब I करंट Q/T। और हमसे पूछा गया Q के बारे में। Q होगा I × T, और I को हम लोग एम्पियर में नापते हैं और T को टाइम में। तो एम्पियर इंटू टाइम, और एम्पियर को हम लोग करंट भी कह सकते हैं। तो हमारा A1 सही होगा, करंट इंटू टाइम। ये हमारी चार्ज की क्या हो गई? यूनिट हो गई। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसे हम लोग कहते हैं। इससे संबंधित एक और ऊपर भी सवाल आया था कि इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम होगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चालकता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? चालकता की इकाई क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। चालकता की इकाई है मिली ओम। क्या है? मिली ओम। एक्चुअली देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ चालकता होती क्या। चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है 1/रेजिस्टिविटी, यानी अगर रो से 1/रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का होता है ओम। तो 1/ओम हमारा होगा क्या? चालकता का इकाई। तो हमारा ये पहला ऑप्शन है एम ओम, मिली ओम। ठीक है, मीटर, हाँ ये सही है हमारा, क्योंकि ओम तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस का होता है। ओम से मीटर ये गलत हो जाएगा, ओम्स पर मीटर ये गलत हो जाएगा। तो मीटर ये हमारा सही है, A1। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट था थोड़ा। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी करंट? डीसी करंट को नापने के लिए किस फार्मूले का यूज़ करते हैं? तो हमारा डीसी करंट को अगर हमें नापना है तो हमने यही फॉर्मूला बताया था, V = IR। अगर आपको करंट नापना है कि कैलकुलेट द पावर नापना चाहिए, पावर अगर हमें नापनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है V = I² × R। और एक और फॉर्मूला होता है पावर का, वो होता है
वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लोग कौन सा लिखें, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर दिया गया है करंट इंटू वोल्टेज, आई इंटू वी, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला है पावर का। आई, हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई इंटू बी। देखो बी इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे, बी इक्वल टू हम लोग आई आर लिखेंगे और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर आर ही बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ओके जी। आई आर वी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई अपॉन आर नहीं होता है। ठीक है, तो वी इक्वल टू अगर हम लोग आई आर लिखेंगे और वी की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला लेगा। अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला हमारा A2 आंसर सही है। ठीक, थोड़ा मैसी हो गया, पर आप याद रखिए पावर का फॉर्मूले 3 होते हैं, P इक्वल टू कहाँ लिखूँ मैं, यही लिखूँ, एक आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर अपॉन आर और आई इंटू वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका आंसर है अधिक लचीला। जो गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा लचीला होने का फ़ायदा है। जैसे कि आप देखिएगा, आपने जो बिजली के तार पहले आते थे वो गठे हुए होते थे तो वो ज़्यादा लचीले होते थे, और एक ठोस होगा वो कम लचीला होगा, सॉलिड होगा वो कम लचीला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिपिंग। क्रिपिंग से क्या फ़ायदा है। क्रिपिंग से फ़ायदा है भाई ढीले संयोजनों का टालना, अवॉइड लूजेज ऑफ कनेक्शन। ढीले संयोजनों का टालना मतलब जो कनेक्शन है हमारे अच्छी तरह रहे, इसलिए हम लोग क्रिपिंग करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। विच केबल लाइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशंस। स्टेशन बनाने की किस केबल विधि का मेथड किया जाता है, तो हमारा है ये हवा में रेक, रेक इन एयर, हवा में रेक। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारे पास है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो सीधी बात है वेल्डिंग हमारे पास ऑप्शन होगा। इससे संबंधित मैंने पहला क्वेश्चन भी लिया था कि कौन सा जो वेल्डिंग हम लोग क्यों करते हैं, अपनी जो भूमिगत केबल होती है तो क्यों करते हैं, हम लोग को क्षरण बचाना है कि उसमें जंग वगैरह ना लगे, इसके लिए हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपसे द्वारा दूसरे तरह से पूछ लिया गया है। 21वां क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार के तारों के बॉक्स पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इन फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। तो हमारा होता है रैट टेल जॉइंट। इस तरह के जॉइंट हमारे पाए जाते हैं, रैट टेल जोड़। ठीक है, ये थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्पोजरिंग मेथड, यानी कि डिस सोल्डरिंग मेथड। गलत स्पेलिंग लिखा है, डिस सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डिस सोल्डरिंग विधि का उपयोग है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डर करना। आपने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर जो पीसीबी होता है, काफ़ी छोटा बोर्ड होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। उन्हें सोल्डर करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। जैसे फोन ऑन में आपका सर्किट बोर्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीसीबी। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिप सोल्डर, याद रखिएगा डिप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। 23 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन होते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन होते हैं, कौन सा है, एक्चुअली सवाल क्या है। विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन होते हैं, जिनमें करंट है पूरी तरह जो अपना ट्रैवल नहीं कर पाता, पूरी तरह प्रवाहित नहीं होता, यानी कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे धारा सुगमता से नहीं बह पाती है। और जो अपने इंसुलेटर होते हैं उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हमारा करंट प्रवाह नहीं कर पाता है। तो जर्मेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो एक सेमीकंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। माइक्रोमीटर का जो आपको दिख रहा है, इसमें जो भी आपको दिखना चाहिए, कितना आपको पाठ्यांक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखें तो 4.55 जो mm है, 4.55 mm, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर कितने में रुका है 5 पर, तो 4.55 mm हमारा कितना है, इतना पाठ्यांक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आपको ये पढ़ने आने चाहिए कि माप कैसे करी जाती है। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
विच इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं कंडक्टर के साइज को मापने के लिए, उसके व्यास को मापने के लिए। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें ईएमएफ होता क्या है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी जो एक्सपेंसिव अगर उसको तोड़ा जाए तो उसको बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये हमारे बैटरी के अंदर होता है। अगर हमारी एक बैटरी है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जिस भी फोर्स के कारण हमारी बैटरी काम कर रही होती है, जिस भी फोर्स के कारण हमारी बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ले जा रही होती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके कितना है और वोल्टेज में ड्रॉप कितना आ रहा है, उसको जोड़ देंगे तो हमारा ईएमएफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युतीय परपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। विच लॉ स्टेट दैट इज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो किरचॉफ सेकंड लॉ है हमारा, ये सब बताता है। ये फिजिक्स वाली बातें हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम है, हमें बताता है कि किस रेजिस्टेंस में कितना हमारा वोल्टेज का लॉस हुआ है। जैसे कि अगर कोई सर्किट है, इस तरह का कोई सर्किट हमारे पास है और ये बैटरी लगी है और इसमें कोई करंट जा रही है आई, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है बैटरी के माइनस। तो पूरे लूप में अगर इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये 6 ओम है, तो हमें किरचॉफ लॉ ही बताता है। किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं अगर मैं बताना चाहूँ फिजिक्स में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कौन दिखाता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ। अच्छा, किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है। किरचॉफ का पहला नियम होता है कि करंट है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की एक डायरेक्शन होती है लेकिन ये एक एल्जेब्रिकली जुड़ती हैं। करंट एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड RT एंड कनेक्ट इन पैरेलल सर्किट। यदि 3 प्रतिरोध R1 और R2 R3 समांतर परस्पर में जुड़े हैं तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो अगर कोई रेजिस्टेंस है, एक इधर जुड़ा है R1, एक है R2 और एक है RT और तीनों पैरेलली जुड़े हैं R1, R2, R3 और यहाँ पर हमारी कहीं बैटरी लगी है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/R E इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा A4, क्योंकि जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा टर्म हमारा नीचे आ जाएगा। इसको इधर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो R इक्वल टू क्या आएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, अगर ये सीरीज में जुड़े होते तो क्या होता, सीरीज में जुड़े होते तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल एज दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग करते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा अनंत पाठ्यांक पर संकेत, इंडिकेशन ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इंडिकेशन ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ पर दिखाएगा अगर ओपन सर्किट हमारा है। देखो जैसे कि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने की एक तरह से इनर्शिया, और अगर हम एक तार है, तार को काट देते हैं, तार को काट दें, यहाँ से हमने तार को खुला छोड़ दें तो यहाँ पर एयर होगी। अब एयर मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो एयर में हमारा करंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और करंट को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि एयर हमारी क्या इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जब भी आप तार को काट देते हैं और करंट हमारा प्रभाव नहीं करता, आपको पता है यार सीधी बात, अगर तार काट दोगे तो करंट नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट है वो हवा में ट्रैवल नहीं कर सकता, हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो खुला हुआ तार होता है, जब जहाँ भी वो खुलेगा उसको आप नापेंगे उसका रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या दिखाएगा, इनफाइनाइट दिखाएगा। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ
रजिस्टर प्रतिरोध का नाम क्या है? जो आपको दिखाई दे रहा है प्रतिरोध, उसका नाम क्या है? तार बंधे हुए प्रतिरोध, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये क्या है? वायर बाउंड रेजिस्टेंस। हम लोग यार कभी कभी रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पेसिफिक करंट पाने के लिए, तो हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? वायर बाउंड रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, चित्र के द्वारा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर को एफिशिएंट प्रॉपर्टी? तो हमारा होता है माइका, अभ्रक। ठीक है, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ? ओम्स के नियम में संबंधित विद्युतीय राशियां कौन सी हैं? अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। एक फॉर्मूला याद रख लो, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। V = IR। कम से कम 5 सवाल बनेंगे अगर आप ये फॉर्मूला, केवल यही फॉर्मूला याद रखते हैं। जहाँ V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, R क्या है? ओम है। तो देखो भाई, सभी ऑप्शन में कहाँ पर है? धारा, प्रतिरोध, शक्ति, ये नहीं होगा। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, इस पर थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन रुकिएगा। रेजिस्टिविटी लिखा है यहाँ पर, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये हमारा सही होगा। रेजिस्टिविटी नहीं होगा। रेजिस्टिविटी होता है रो, जिसका फॉर्मूला होता है AL/I। उसका फॉर्मूला आपके सिलेबस से बाहर की बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो वोल्टेज फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ करंट, वोल्टेज होता है, करंट होता है और रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी नहीं होती बेटा, रेजिस्टेंस होता है। तो A3 हमारा सही होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी आपका ओम्स मीटर होता है, यानी कि R/L। यानी कि इसका अगर फॉर्मूला मैं याद करना चाहूँ रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू RA/L। मैं इसका फॉर्मूला भूल रहा हूँ, लेकिन यही होता है फॉर्मूला। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स × मीटर। लेट मी चेक, इसको दोबारा मैं देख लूँगा, लेकिन आप ये याद रखिए ओम्स मीटर इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, आगे बढ़िए। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट का उपयोग क्या है? जैसे कि आप देखते हैं सीरीज सर्किट अगर होता है, सीरीज सर्किट का तो मतलब है कि यहाँ पर हमने ऐसे ही बल्ब सीरीज सर्किट निकाल दिया, मतलब एक ही तार में हमने 3-4 बल्ब जोड़ दिए हैं। तो उसका उपयोग होता है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, मल्टीप्लिकेशन और रजिस्टर फॉर ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई होता है हमारा। पर ये मेथड जो वायरिंग होती है अपने घर में इस तरह से नहीं होती है, श्रेणीकरण परपथ नहीं होता, वो हमारा पैरेलल होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसी संबंध में कोई परपथ का क्या प्रभाव होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट ऑफ AB पॉइंट्स आर सॉर्टेड? अगर है आपका AB पॉइंट को सॉर्ट कर दिया जाए, मतलब कि जोड़ दिया जाए, तो परपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? AB की लघुपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई। अगर आप खुद सोचो, अरे इतना तो इलेक्ट्रिसिटी जानते होगे कि अगर ये हमारे पास ऐसे करंट यहाँ पर वोल्टेज लगा है, सप्लाई लगी है, और यहाँ को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? करंट रेजिस्टेंस विल बी शून्य। करंट रेजिस्टेंस क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि करंट हमारा यहाँ से सीधा जाएगा और सीधा ऐसे घूमकर चला जाएगा। ये बल्ब हमारे जलेंगे ही नहीं। अगर हमारे ये बल्ब जलेंगे ही नहीं, करंट सीधा अपना शॉर्ट से होकर चला जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। ओम्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड? तापमान गुणांक, टेम्परेचर को एफिशिएंट है, वो भाई साहब दर्शाता है ओम्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है ओम्स मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है ओम्स मीटर, भाई यूनिट होती है SI यूनिट। 38 क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट का में प्रतिरोध का क्या मान होता है? अभी हमने बात करी थी कि अगर कोई सर्किट खोल दोगे तो वो एयर आ जाएगा, और एयर हमारा होता है इंसुलेटर, जिसमें करंट प्रवाह नहीं करता है। तो अगर इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। A4 हमारा सही होगा।
अब हमारा वर्कशॉप के क्वेश्चन कुछ हम लोग करने वाले हैं 39 से। तो कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसको हमने परसेंटेज में बदलना है भाई। कैसे करोगे भाई? इसका आंसर हमारा होगा 45.6%। ये हमारा फ्रैक्शन लिखा है। जैसे कि देखो मैं बेटा बता देता हूँ कि अगर कोई अंक हमारे पास डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, अगर हमें ये अंक दिया गया है, जो कि इस केस में हमें दिया गया है 0.456, और इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो डेल्टा x अपॉन x यानी जो फ्रैक्शन है उसमें हमें 100 का गुणा करना होता है, हमें क्या मिलता है? परसेंटेज मिलता है। तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 2 दशमलव हमारे आगे आ जाएंगे, तो 45.6% हमारा आंसर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में 100 का गुणा करने पर हमें परसेंटेज मिलता है बेटा। गॉट इट? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं कि 0.01 का वर्ग क्या होगा, कि अगर हम लोग 0.01 का वर्ग करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधी बात है, सबसे पहले हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 × 10⁻², और इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 × 10⁻²² 4। तो हमारे पास कितना आएगा? 0.0001। ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कितना है? A2 हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस धातु, देखो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते हैं ये सेम तो नहीं आ सकते, कुछ आपके नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे, जैसे ये वाला सवाल था। पर आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया याद रखना है, और इसमें भी आपको तरीका याद रखना है किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, जैसे कि अगर इसका वर्ग पूछा क्या है 0.01 का, तो पॉइंट 2 बार लिखा आपने। अब देखो कितना दशमलव, उतनी दशमलव के बाद आप 1 लिख दो, 0.0001, ये हमारा आंसर होगा। तो जी चीज़ें आपकी सेम नहीं मिलेंगी, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। 41 क्वेश्चन नंबर, विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री रूप में लोहा होता है। तो हमारा जो लोहा धातु है उसमें भाई लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, सवाल में ज़्यादा दम नहीं था। व्हाट इज़ द टर्म्ड एज यूज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, वस्तु के निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, है ना। कितना द्रव्यमान है ना। आपने देखो पूछा होगा जैसे कि कोई 1 kg का चीज़ होती है, तो 1 kg क्या है? द्रव्यमान है। लेकिन एक्चुअली में जो नापते कैसे हैं, वो तो खैर ग्रेविटी का इसमें एक सीन आता है, वो बात अलग है, वो 10 न्यूटन नापता है, खैर वो अलग बात है। पर जो भी अगर द्रव्यमान, अगर हमें किसी क्वांटिटी बतानी, किसी मात्रा बतानी, तो हम मास में वो मापते हैं, तो द्रव्यमान हमारा आंसर होगा। 43 क्वेश्चन नंबर है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन में क्या कहते हैं। आयतन में क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हमारे पास दिया गया है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास बेटा डेंसिटी होती है। क्या होता है? रो होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा आंसर होगा A3 डेंसिटी। बेसिक से आपके सवाल है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की SI यूनिट क्या है। तो बेटा हीट की SI यूनिट हमारे पास जूल होती है। हीट हमारी एक्चुअली में क्या होती है? हीट हमारी ऊर्जा तो ही होती है, ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा हमारी एनर्जी, और जितनी भी एनर्जी होती है उनकी जो डायमेंशन होती है, SI यूनिट होती है, वो क्या होती है? जूल ही होती है। क्या होती है? जूल ही। तो इसकी डायमेंशन होती है mL2T-2। ठीक है, ओके। मीटर, इसका क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास जूल का यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग अब एक सेट आया है, उसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल जो भी आपका सिंबल है वो क्या है? वो होता है इस्पात, स्टील का ये भाई साहब सिंबल है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। 46, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो हमें सामग्री दी गई है उसका जो पारंपरिक चिन्ह है उसको हमें पहचानना है। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, तो ये हमारे पास बेटा कांच है। ऐसा देखो शाइनिंग करता है ना कांच, तो याद रखना ये कांच का सिंबल है, और ऊपर वाला था स्टील के लिए। और अगर इस तरह कोई आए, मैं दिखा देता हूँ कि
इस तरह डॉट 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 बने हो तो वो पानी का सिंबल है, वाटर का सिंबल है। और इस तरह का कोई सिंबल आपको दिखाई दे, जैसे कि ऐसे लकड़ी, जब लकड़ी का पेड़ काट देते हो तो जैसा सिंबल दिखता है, वो हमारा क्या होता है, लकड़ी का सिंबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो आपको सिंबल दिख रहा है वो किस मटेरियल को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है हमारा ठोस, कि भाई साहब बिल्कुल कंक्रीट है, ये कंक्रीट का हमारा सिंबल होता है, याद रखिएगा। 48 नंबर हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट मतलब जो भी आप अपना एडमिट कार्ड निकलाते हो, है ना, जो प्रिंटिंग मशीन में यूज़ होती है ना, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग A4 साइज में ही करते हैं। अपना एडमिट कार्ड निकलवाना गए हो, जनसेवा केंद्र पर कोई फॉर्म भरने गए हो, A4 शीट पर होता है। तो उसकी डायमेंशन होती है 110 गुणा 297। ठीक है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। ठीक, ये A4 शीट का हमारा ट्रिम किया हुआ आकार है। A4 शीट क्या होती है, जिन्हें हम लोग जनसेवा केंद्र पर उपयोग करते हैं। 49 क्वेश्चन है, एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर एसआई स्टैंडर्ड। देखो भाई, बताओ भाई, A1 दिया गया है, ये हमारा 50, ये 60 और ये भी हमारा सारे 50-50 है। और ये पूछा क्या गया है, एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। और ये हमारा है 60-60, ये है 60-50-80 और हमें लगता है कि हमारा आंसर होना चाहिए शुड बी दिस, क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स हैं वो एक समान यूज़ हुए हैं। ठीक है, चलिए देखो ये एरो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का क्या नाम है। तो जो चित्र में हमें प्रिज्म दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा, कांच का एक वो है ट्रांसपेरेंट, एक हमारे पास बॉक्स रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्रिज्म। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है जो इस प्रकार का होता है। एक्चुअली ये सीधी लाइन है और एक ठोस कांच का ऐसा टुकड़ा होता है। थोड़ा और बनाने में, ये देखो, ये होता है हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म हमारे पास A2। इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैडम कराएंगी। ठीक है, अब हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन है, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। लेकिन हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है क्रिया के सही भविष्य काल के स्थान भरें। क्रिया के सही भविष्य काल, यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि भविष्य काल के लिए हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, यानी कि भविष्य काल की बात यहाँ पर की गई है, तो भविष्य काल के हिसाब से ही हमें यहाँ पर अपना जो रिक्त स्थान है वो भरना है। तो हम क्या भरेंगे, वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि भविष्य काल की बात करनी है तो हम यहाँ पर करेंगे वी विल गो, हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भविष्य काल क्वेश्चन ने बोला है कि भविष्य काल में आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनेगा, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4 विल गो। 52 नंबर क्वेश्चन है, दे डैश गुड फ्रेंड्स, दे डैश गुड फ्रेंड। अब यहाँ पर दे है एंड फ्रेंड्स है, यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन को हम सभी पता है इज नहीं लगेगा, दे इज गुड फ्रेंड ही होता, इस तरीके से होता, ही डैश गुड फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड। अगर ही है तो यहाँ पर केवल एक फ्रेंड होगा, अगर दे है तो फ्रेंड्स है तो यहाँ पर दे है। तो बहुवचन के लिए यहाँ पर हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर आएगा आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए, प्रगतिशील काल, प्रगतिशील यानी कि प्रेजेंट में हमें यहाँ पर प्रेजेंट के साथ हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो भरना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें वर्ब प्रेजेंट की हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो
सेंटेंस क्या है, द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, यानी कि सेंटेंस हमारा ये बनेगा कि जो ट्रेन है वो टनल के नीचे से गुजर रही है, टनल से होकर गुजर रही है। जो ट्रेन है गुजर रही है यानी कि वर्तमान में, यानी कि अभी प्रेजेंट में जो ट्रेन है वो हमारे सामने से गुजर रही है, टनल से होकर गुजर रही है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कौन सी वर्ब रखनी है जो यहाँ पर क्या करे, जो प्रेजेंट को दर्शाए। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी कि गुजर रही है, इज पासिंग थ्रू द टनल। 54 नंबर क्वेश्चन है, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डैश आर यू गोइंग, यहाँ पर हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर हमें भरना है। डैश दे आर गोइंग, डैश आर यू गोइंग, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, डैश आर यू गोइंग। तो हमें यहाँ पर हु आर यू गोइंग ये नहीं होगा, वेयर आर यू गोइंग, विच आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग होता तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा हो जाता, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वेयर आर यू गोइंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। उचित सर्वनाम यहाँ पर हमें भरना है। सर्वनाम सभी को पता है, जैसे मैं लिखूँ अनामिका, लड़की है, लड़की का सर्वनाम क्या होगा, सी। ठीक है, किसी लड़के का नाम लिख दो तो उसका ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आई मेड दिस केक, सर्वनाम हमें भरना है, उचित सर्वनाम। यानी कि जैसे हम कहें कि मैंने ये केक जो है वो खुद से बनाया है, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। मेरी खुद की बात हो रही है, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि उसने वो केक खुद से बनाया है। अगर ये सेंटेंस होता कि उसने वो केक खुद से बनाया तो वो अलग तरीके से होगा, उसका सर्वनाम भी अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी बात हो रही है, मैंने ये केक खुद से बनाया है, तो आंसर क्या होगा, माई सेल्फ, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। 56 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम यहाँ पर भी भरना है, सी मेड दिस केक डैश। अब वही बात आ गई, पहले क्वेश्चन में क्या था, 55 नंबर क्वेश्चन में था कि आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आई का जो सर्वनाम था, प्रोनाउन था, वो यहाँ पर हो गया था माई सेल्फ। ठीक है, माई में हो गया था, आई का माई में हो गया था। अब यहाँ पर सी की बात आ रही है, सी मेड दिस केक, उसने वह केक कैसे बनाया, उसने वह केक खुद से बनाया है। अब खुद से बनाया है तो हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, अब वो लड़की है तो यहाँ पर होगा हर सेल्फ। क्या होगा, हर सेल्फ, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव यानी कि प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्सिव, तो प्रतिवर्ती सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा, सी हैज़ हर्ट। अब प्रतिवर्ती सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, यानी कि वो खुद से ही हर्ट हुई है, तो आंसर क्या होगा, हर्ट सेल्फ। प्रतिवर्ती सर्वनाम है तो वो खुद से ही हर्ट हुई है। 58 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पर उपयुक्त विशेषण भरना है, विशेषण एडजेक्टिव यहाँ पर भरना है। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील्ड हर मिसचीफ, तो जो लिटिल गर्ल है उसकी आंखें क्या कर रही है, टिमटिमा रही हैं, तो हमें क्या करना है, ट्विंकलिंग, टिमटिमा रही हैं। जो उसकी चमचमाती हुई आंखें हैं वो उसकी क्या कर रही है, उसकी मासूमियत को दर्शा रही हैं। रिवील्ड हर मिसचीफ, क्या होगा, ट्विंकलिंग। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको ट्रांसलेट होकर नहीं मिलेगी। जैसे जिस तरीके से मॉडल पेपर में, आप ये समझ लो जिस तरीके से मॉडल पेपर में है बस उसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं किया गया है तो वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा ट्रांसलेट होकर। नेक्स्ट है, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डैश ऑन द 3rd फ्लोर। जैसे हम किसी को अपना घर बताते हैं कि मेरा जो घर है वो 3रे माले पे है, 3री मंजिल पे है, तो हम इंग्लिश में उसको कैसे बताएंगे, माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। ऑन यहाँ पर होगा, क्या होगा, ऑन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, अंडर नहीं होगा, ऑन ऊपर है ना, ऊपर की बात हो रही है। मेरा जो घर है वो 3रे माले पर है यानी कि ऊपर है, तो माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। 60 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। जैसे हम कोई भी भाषण सुनने गए या फिर
कहीं भी गए तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन है इसका स्पीकर कौन है, यानी कि वक्ता कौन है, पूछते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? अब अगर हम देखें ऑप्शन, व्हाट इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब जो फंक्शन में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो क्या है, ये तो नहीं होगा। व्हेन, कब, व्हाई, क्यों है, हु होगा, हु, क्या होगा, हु होगा। हु इज़ द स्पीकर इन द फंक्शन, जैसे हम किसी से सवाल पूछते हैं कि जो इस फंक्शन में जो वक्ता है वो कौन है, तो आंसर क्या होगा, हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को पहचाने। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। निम्न स्तर की यानी कि लो लेवल लैंग्वेज हमें यहाँ पर बतानी है। निम्न स्तर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। जो पंक्चुएशंस होते हैं वो किसको संदर्भित करते हैं? तो हम सभी को पता है जो पंक्चुएशंस होते हैं वो ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करते हैं। किसको संदर्भित करते हैं? वो ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट दिए गए हैं उसको हमें सही से अरेंज करना है जो पूरा एक वैलिड सेंटेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस या वैलिड सेंटेंस बन जाए। तो इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। तो स्कूल वर्क एज अ सी टीचर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, ये हमारा सही होगा। जो लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्यरत है या फिर कार्य करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। 64 नंबर क्वेश्चन है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना डैश कहलाता है। जैसे आवाज़ ऊपर नीचे होती है तो उसका उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो उसका उठना और गिरना कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कि इंटोनेशन। आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको सभी को पता है, थ्योरी में अलग से पास होना होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी अलग से पास होना होगा। जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो बहुत ही सिंपल है, पास हो ही जाएंगे, तो आपको बता दें अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप धोखे से भी फेल हो गए तो आप थ्योरी में चाहे जितने अच्छे नंबर ला दो आप पास नहीं माने जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही फेल हो जाते हो तो आप पूरी ITI आपके 1 साल आपकी बर्बाद चली जाएगी। तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी, क्योंकि उसमें अलग से पास नहीं होना है। वो बस नाम के हैं कि हाँ सिलेबस में वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो उसके क्वेश्चन दे देते हैं, और दे भी कितने रहे हैं, 6 क्वेश्चन दे रहे हैं और वो भी सिंपल दे रहे हैं, तो उनका ज़्यादा इतना महत्व है नहीं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपनी थ्योरी पर, मोस्टली थ्योरी पर, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर। थ्योरी में अलग से पास होना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना होगा, तो दोनों आपको दोनों पे मेहनत करनी है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करते हैं तो वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन। क्या होगा? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप डैश का उपयोग करना चाहिए। आप कहीं पर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट अ कॉलेज, नॉट अ स्कूल, नॉट योर वर्क प्लेस, आप कहीं बाहर आपको कहीं मिलते हैं तो आपके शिक्षक, पर्यवेक्षक या फिर कोई भी आपको मिलते हैं, टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइज़र, कोई भी आपको मिलते हैं तो आपको उनका अभिवादन करना है। मतलब इग्नोर नहीं करना है कि ठीक है जा रहे हैं जाने दो उनको, ठीक है। तो उनका आपको अभिवादन करना है क्योंकि वो आपसे उच्च अधिकारी हैं, आपसे बड़े हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र हैं, कोई भी हैं, तो आपको उनका अभिवादन करना है। तो आप इनमें से जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप किन का यूज़ करेंगे अभिवादन करने के लिए? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, या फिर एक होता है हे और एक हाय। तो आप किन का यूज़ करेंगे? आप गुड मॉर्निंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि गुड मॉर्निंग कैसे होगा अगर हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, टीचर हैं, वो अगर हमें शाम को मिलते हैं तो। लेकिन अगर आप देखें कि हेलो भी ठीक शब्द नहीं है, हेलो, हाय, हे, ये सारे तो हम जो अपने कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इन सभी से बोलते हैं हेलो, हाय। ये सारे शब्द हम अपने बराबर के लोगों के सामने यूज़ करते हैं। लेकिन जो गुड मॉर्निंग शब्द है यहाँ पर अगर ये होता कि सुबह टाइम मिल रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहता आपको समझने में, हमें समझने में। लेकिन जो क्वेश्चन की मानसिकता है वो बस आपको ये बताने की है
कि समय का यहाँ पर कोई वो नहीं है कि सुबह मिल रहे हैं कि शाम को मिल रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग का यूज़ करें, शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग का, एंड अगर दोपहर को मिल रहे हैं तो आप गुड आफ्टरनून का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यही सही होगा, गुड मॉर्निंग। आंसर A1। 67 नंबर क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है। जो आंसर शब्द है उसमें जो मूक अक्षर कौन सा है, यानी कि जो साइलेंट वर्ड है वो कौन सा है। तो आंसर जब हम बोलते हैं तो जो W शब्द है, W जो अक्षर है, शब्द नहीं अक्षर है, जो W अक्षर है वो यहाँ पर साइलेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, W। नेक्स्ट है, सॉरी, यहाँ पर है 68 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है, यानी कि जब हम चर्चा करते हैं तो इनमें से क्या करना चाहिए। जो हमारे ऑप्शन है उनमें से चर्चा के शिष्टाचारों में हमें इनमें से क्या करना चाहिए, कौन से शिष्टाचार हमें यहाँ पर दिखाने चाहिए। अपना आपा खोएं, बिल्कुल नहीं। दूसरों की सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, अभद्र या अपशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो ये तीनों तो हमारे गलत हो जाएंगे। लिसन टू अदर, यानी कि कोई भी चर्चा हो रही है, कोई अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है तो आप उनको आराम से सुने। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2, लिसन्स टू अदर। अब वही उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, यानी कि जब शिष्टाचार चर्चा होती है तो उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। बस इस तरीके का क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है क्या नहीं करना चाहिए, खुला दिमाग रखना है, वो तो रखना ही रखना है। मध्यम स्वर का उपयोग करें। एक देखो चर्चा होती है कि बहुत तेज तेज, वो चर्चा नहीं, वो लड़ाई कहलाती है। और एक होता है बिल्कुल धीमा स्वर, बिल्कुल बैटरी लो टाइप समझ लो, ठीक है। तो जब चर्चा होती है तो मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ना ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में और ना ही ज़्यादा नीची आवाज़ में, मध्यम स्वर का प्रयोग करें। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लिसन्स टू अदर, ये भी हो जाएगा, ये तो हमारे चर्चा शिष्टाचार में है, अंतर्गत आता है। अनावश्यक बहस करें, ये हमारा नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा होगा ऑप्शन A4, अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। किसमें, चर्चा शिष्टाचार में अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी को कवर किए हैं, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका इंग्लिश लिटरेसी हो, कम्युनिकेशन स्किल हो। बहुत सारे टॉपिक हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अगर आपने पहले से भी पढ़ रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, एक अलग से प्लेलिस्ट आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं मैंने। और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो 2-3 साल पुराने भी यहाँ पर DGT ने उठाकर रखे हैं, ठीक है, 2-3 साल पुराने। तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर के तो सभी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है ही, बाकी जो आप अपनी थ्योरी की तैयारी आपने पहले कर रखी होगी उसको भी आप रिवाइज करते रहें। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। हम सभी को पता है जो CPU होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कौन सा है। जो कार्डिनल नंबर होते हैं ऑर्डिनरी नंबर होते हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो कौन से हैं। तो हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आंसर कौन सा है। तो जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो है हमारा 10, कार्डिनल नंबर ये 10 है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ये 1 लिखा है, फिर 5th देखिए इस तरीके से लिखा है, और 8th इस तरीके से, एंड 2nd इस तरीके से। तो ये तीनों हमारे कार्डिनल नंबर नहीं हैं। जो एक है 1 है, ये हमारा कार्डिनल नंबर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन A। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 10th क्लास में हमने ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन बहुत किए हैं। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब विस्मयादि बोधक, यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेटरी साइन देखा होगा, वो होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पर उस सेंटेंस में ये चिन्ह जरूर लगा होगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो A2, A3 एंड A4 में ये जो चिन्ह है ये नहीं लगा है, तो ये तीनों हमारे गलत होंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, तो ये हमारा वाक्य सही है। तो क्या होगा, A1। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। इनमें से सक्रिय आवाज़, हिंदी पर मत जाए, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। 10th क्लास में हमने पढ़े एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। तो यही हमें बताना है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो एक्टिव वॉइस हम सभी जानते हैं, देखो पैसिव वॉइस सभी को पता होगा। जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा बाई लगा होता है, जैसे इसमें लगा है बाई,
बाई डैड, बाई हर, बाई हिम। तो बाई लगाए तो ये तीनों तो हो गए देखो पैसिव, ठीक है, ये पैसिव हो गए। अब बचा क्या, ये एक्टिव बचा, एक ही ऑप्शन बचा है, तो हमारा आंसर होगा राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब नीचे बात करेंगे विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस। अब वही है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है, तो हम देखेंगे कि ये तीनों तो, ये मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। सी वाज रीडिंग अ बुक, ये भी एक्टिव वॉइस है। एंड चौथा देखेंगे आई हैव सीन द मूवी, ये भी एक्टिव वॉइस है। लेकिन जो थर्ड है, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई, पैसिव है, ठीक है, ये पैसिव है, बाई लग गया तो पैसिव है। तो बाई अस, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ 75 क्वेश्चन हो गए, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो मॉडल पेपर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। मॉडल पेपर सेकेंड एंड एम्प्लॉयबिलिटी इसकी बोल रही, इलेक्ट्रीशियन। अगर इसका पहला मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में, क्लास के लास्ट में ही स्क्रीन पर ही शो हो जाएगी पहला मॉडल पेपर, उसको भी आप ज़रूर देख लें। सारे मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड मॉडल पेपर थर्ड आपका जल्दी आएगा, शाम के 4 बजे ही आता है, इसी चैनल पर आता है। मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट्स इट। आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो भी रिवीजन होना था, मॉडल पेपर जो भी डीजीटी ने प्रोवाइड कराए थे, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके 3 ही मॉडल पेपर थे। मॉडल पेपर फर्स्ट हमने कर लिया था, अब मॉडल पेपर भी हमने सेकंड कर लिया है। अब केवल आपका एक मॉडल पेपर बचा है जो कंप्लीट हो जाएगा, आपका जल्द ही करवाया जाएगा। और उसी के साथ, उसी मॉडल पेपर के साथ हमारा जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो भी रिवीजन था, जो भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए गए थे डीजीटी की तरफ से, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी के सभी मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मेंबरशिप वालों के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप भारत स्किल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भारत स्किल की वेबसाइट है उसमें एरर आ रहा है, कोई एरर है, यानी कि बहुत सारा उसमें ट्रैफिक हो जाता है। तो वो जो वेबसाइट है, अब गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो तो ऐसे ही चलेगी, तो ट्रैफिक की वजह से उसमें एरर आ रहा है, तो वहाँ से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जो भी आपने थ्योरेटिकल पढ़ के रखा है उनको भी आप रिवाइज करते जाइएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको मॉडल नंबर 3 में। इनके क्वेश्चंस भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे।